अनियमितताएं करते थे और पैसे इधर उधर किया करते थे। राकेश, निश्चित तौर पर जब पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच आगे बढ़ेगी, तो एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ भी होगा। क्या आयकर विभाग की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है छापेमार कार्रवाई में? बिल्कुल, सभी 20 ठिकाने हैं, वहां पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं और वहां पर जो सबूत आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं उसमें और भी दूसरे लोग इनके कारोबार में शामिल हैं, उनसे भी आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ करेंगे। ये कार्रवाई कम से कम 3 से 4 दिन और चलेगी, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इनका कारोबार मिला है और जो ज्वेलरी मिली है उसकी वैल्यूएशन में आयकर विभाग के अधिकारियों को कई दिन लग सकते हैं। तो कई और दिन लग सकते हैं इस कार्रवाई में, क्योंकि बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है, करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं और कई कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। और राकेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कार्रवाई अभी चलेगी, ऐसे में और खुलासे भी होंगे, तो आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी कार्रवाई पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ है। ग्रुप पर आयकर विभाग ने जब छापा मारा तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली। और कोटा से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रामराज मेघवाल हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भगवान मेवाड़ा, राकेश मेवाड़ा और नंदलाल माली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुरानी रंजिश के चलते झगड़े के दौरान रामराज मेघवाल की हत्या की गई थी। कैथून थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर हत्याकांड का खुलासा करते हुए न सिर्फ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि हत्या क्यों की गई इसका भी पर्दाफाश हो चुका है। बताया जा रहा है कि झगड़े के चलते इन सभी में पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते रामराज मेघवाल की हत्या की गई। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामराज मेघवाल हत्याकांड से जुड़ी, जहां पर हत्याकांड के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कोटा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेपर सॉल्व करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। हरियाणा से लेकर चूरू और झुंझुनू से कुल 6 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। 10 से 15 लाख रुपए में ये पेपर सॉल्व कराया करते थे। कंप्यूटर को हैक करके पेपर को सॉल्व कराया जाता था। आरोपियों के पास से मोबाइल के साथ ही अन्य उपकरण भी मिले हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT के पेपर ये सॉल्व करवाया करते थे। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त क्रेटाकार, मोबाइल सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। कंप्यूटर को हैक करके ये सभी पेपर सॉल्व कराया करते थे। 10 से 15 लाख रुपए में डील की जाती थी और पुलिस ने इस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब इन सभी से पूछताछ की जाएगी। पेपर सॉल्व गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह के ये 6 बदमाश आप देख पा रहे हैं जो पेपर सॉल्व कराए भी सामने आया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी NOC हासिल करने और धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के मामले में हर दिन नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तार आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए, जिसमें यह बात सामने आई है कि अब तक फर्जी NOC से करीब 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिसमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी NOC का मामला। 3 मई तक पुलिस रिमांड पर तीनों आरोपी। जयपुर में गुरुग्राम पुलिस भी कर सकती है पूछताछ। फर्जी NOC के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कई आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, कई खुलासे भी हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शहर के 2 नामी अस्पतालों में पिछले करीब 3 महीने में 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। इनमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। रिमांड पर चल रहे तीनों आरोपियों से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि किडनी डोनर और रिसीवर के बीच खून का रिश्ता नहीं था। वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। आरोप है कि बावजूद इसके दलाल के जरिए मोटी रकम वसूल कर फर्जी NOC जारी कर दी गई।
हाँ, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो आरोपी है, तीनों आरोपियों को आज हमने न्यायालय में पेश किया और न्यायालय में पेश करके इनसे जो ये किस तरीके से एनओसी बनाते थे, किन किन हॉस्पिटल्स को ये जारी करते थे। फर्जी एनओसी मामले में एसीबी के अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जवाहर सर्किल थाना पुलिस 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच कर रही है। इस बीच सोमवार को आरोपी गौरव सिंह, गिरिराज शर्मा और विनोद सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 मई तक रिमांड पर भेज दिया गया। इस संबंध में इनको पेश करके आज 4 दिन का रिमांड प्राप्त किया। 4 दिन के रिमांड में ये सब सारी चीजें पता करेंगे। फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में आरोपियों को आमने सामने बैठाकर और फिर अलग अलग कर पूछताछ की जा रही है। केस की जांच गांधीनगर के एसीपी गोपाल सिंह ढाका को सौंपी गई है। इसमें गौरव सिंह एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग का सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, जबकि गिरिराज शर्मा और विनोद सिंह फोर्टिज अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कोऑर्डिनेटर हैं। अप्रैल की शुरुआत में प्रदेश में जहां फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खुलासा हुआ, वहीं गुरुग्राम में बांग्लादेशी नागरिक की किडनी जयपुर में निकालने के मामले की जानकारी आई, जिसके बाद तस्करी का मामला भी दर्ज किया गया। एक आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की गई, लेकिन मेडिकल विभाग ने जयपुर पुलिस के जरिए केस की जाँच के लिए एसआईटी की अनुशंसा को नहीं माना। साथ ही अभी तक सिर्फ रिश्वत के लेन देन तक ही मामले को माना जा रहा है, जिसके चलते पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात महासंग्राम 2024 की, जिसे लेकर वार और पलटवार लगातार जारी है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमलावर नजर आए और इस दौरान बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि बंगाल सरकार जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। इस चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। 35 से ज्यादा सीटें बंगाल में आएंगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। सुनाते हैं क्या। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो जनता के ऊपर जो कुठाराघात कर रही है, जनता उसका जवाब देना चाहती है और इस चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। तो फेस सर अभी तक बीत चुका है और बाकी और भी फेस है। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 35 से ऊपर सीट पश्चिम बंगाल में आने वाली है। वेस्ट बंगाल में तो वहीं कांग्रेस की ओर से चूरू ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी हासिल करने और धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के मामले में हर दिन नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तार आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए, जिसमें यह बात सामने आई है कि अब तक फर्जी एनओसी से करीब 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिसमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी का मामला। 3 मई तक पुलिस रिमांड पर तीनों आरोपी। जयपुर में गुरुग्राम पुलिस भी कर सकती है पूछताछ। फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कई आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, कई खुलासे भी हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शहर के 2 नामी अस्पतालों में पिछले करीब 3 महीने में 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। इनमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। रिमांड पर चल रहे तीनों आरोपियों से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि किडनी डोनर और रिसीवर के बीच खून का रिश्ता नहीं था। वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। आरोप है कि बावजूद इसके दलाल के जरिए मोटी रकम वसूल कर फर्जी एनओसी जारी कर दी गई। हाँ, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो आरोपी है, तीनों आरोपियों को आज हमने न्यायालय में पेश किया और न्यायालय में पेश करके इनसे जो ये किस तरीके से एनओसी बनाते थे, किन किन हॉस्पिटल्स को ये जारी करते थे।
फर्जी एनओसी मामले में एसीबी के अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जवाहर सर्किल थाना पुलिस 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर जांच कर रही है। इस बीच सोमवार को आरोपी गौरव सिंह, गिरिराज शर्मा और विनोद सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 मई तक रिमांड पर भेज दिया गया। इस संबंध में इनको पेश करके आज 4 दिन का रिमांड प्राप्त किया। 4 दिन के रिमांड में ये सब सारी चीजें पता करेंगे। फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में आरोपियों को आमने सामने बैठाकर और फिर अलग अलग कर पूछताछ की जा रही है। केस की जांच गांधीनगर के एसीपी गोपाल सिंह ढाका को सौंपी गई है। इसमें गौरव सिंह एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग का सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, जबकि गिरिराज शर्मा और विनोद सिंह फोर्टिज अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कोऑर्डिनेटर हैं। अप्रैल की शुरुआत में प्रदेश में जहां फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खुलासा हुआ, वहीं गुरुग्राम में बांग्लादेशी नागरिक की किडनी जयपुर में निकालने के मामले की जानकारी आई, जिसके बाद तस्करी का मामला भी दर्ज किया गया। एक आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की गई, लेकिन मेडिकल विभाग ने जयपुर पुलिस के जरिए केस की जाँच के लिए एसआईटी की अनुशंसा को नहीं माना। साथ ही अभी तक सिर्फ रिश्वत के लेन देन तक ही मामले को माना जा रहा है, जिसके चलते पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात महासंग्राम 2024 की, जिसे लेकर वार और पलटवार लगातार जारी है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमलावर नजर आए और इस दौरान बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि बंगाल सरकार जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। इस चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। 35 से ज्यादा सीटें बंगाल में आएंगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। सुनाते हैं क्या। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो जनता के ऊपर जो कुठाराघात कर रही है, जनता उसका जवाब देना चाहती है और इस चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। तो फेस सर अभी तक बीत चुका है और बाकी और भी फेस है। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 35 से ऊपर सीट पश्चिम बंगाल में आने वाली है। वेस्ट बंगाल में तो वहीं कांग्रेस की ओर से चूरू सीट पर जीत के लिए किए जा रहे बढ़ चढ़ के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया। चूरू लोकसभा के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि चूरू का मतदान प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में है। पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट से बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मतदाताओं को बूथ पर लाने की भरसक कोशिश की और कांग्रेस का एक भी दाव इस चुनाव में नहीं चल पाया। उनकी सारी कोशिशों पर चूरू की जनता ने पानी फेर दिया। सुनिए क्या कहा। राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसमें चूरू भी एक ऐसी सीट है जहां बहुत हवा खड़ा किया गया था, लेकिन मैं सोचता हूं प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के बाद और जो माइक्रो मैनेजमेंट था बूथ स्तर का, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का जो सामूहिक एक कॉम्बिनेशन था, उसके आधार पर और जनता के आशीर्वाद के आधार पर स्पष्ट है कि हम चुनाव चूरू लोकसभा का जीतेंगे। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत की करारी हार की भविष्यवाणी भी की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि गहलोत के बेटे की हार का सिलसिला इस बार भी बरकरार रहेगा। गहलोत सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने में व्यस्त रहे। सुनिए क्या कहा। गहलोत जी कितने बार उनको चुनाव लड़ा दिया और कहीं भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो परिवार में सिमट के रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी का लड़का वहां से अच्छे वोटों से हारेगा। कैसे? जब मैं कह रहा हूँ वो जब परिवार के अलावा उनको आम जन भावना, आम वर्ग के बारे में नहीं सोचते हैं और केवल अपने परिवार के लिए अगर सोचे, तो आम जनता में ये भावना है कि जो पार्टी एक आम जन की पार्टी, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उसको आगे लाने का प्रयास करने वाली पार्टी पे विश्वास है लोगों का। और जो कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद और वंशवाद पे है, इसलिए वहाँ की जनता उनको सबक सिखा के। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू की यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सराहना की। क्या कहा आप भी सुनिए। तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सत्यता हिंदुस्तान के आवामाओं के पक्ष लाई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस का भ्रमजाल है, कांग्रेस जो भ्रमजाल फैला रही है, असत्य बयान कर रही है, उसका पूर्ण रूप से खुलासा किया है। आरक्षण का विषय हो या अन्य कोई विषय, उसका पूर्ण रूप से खुलासा किया है। ईवीएम मशीन का जो खुलासा हो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जवाब दिया है।
कांग्रेस हताशा में आकर के ऐसे बहाने ढूंढ रही है ताकि वो भाजपा को ब्लेम कर सके, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके चैनल की मार्फत जो इंटरव्यू दिया उसमें हर बिंदु का पूर्ण रूप से खुलासा किया है। और अब बात ई कॉमर्स समिट 2024 सीजन 2.0 की, जो सपनों को ऊंची उड़ान दे रहा है। ई कॉमर्स आपको नई पहचान दे रहा है। सोशल मीडिया पर आपको ये पहचान मिलेगी। ये देखिए सोशल मीडिया पर व्यापार का कैसे विस्तार होगा, ये आप सीख सकते हैं। बिजनेस की पहुंच बढ़ाएं और तगड़ा मुनाफा कमाएं। So that is one thing we are focusing on. Another thing is automation. All the redundant tasks, can we automate them through AI, through tech, and then leave more free time to do the things we need to do to really delight our customers. I think those are the two main areas we are as a company focusing with our clients to elevate and grow their business. Okay, now ma'am, as we were talking about the ALDS. Yes. Now, where are you working and what is the unique thing about ALDS? Okay, so we work locally also. So we've developed telemedicine, and then we're working on international platform, as I told you. So we are working on Upwork and Clutch. So our team works Indian Standard Time, ISD and ESD. So we have our office working in the morning to evening hours, and then night shifts also we have of our company. And then we have 100% job completions from our company. So we take work from Upwork and Clutch. So yes. That's good news for the students as well, because many of them must be Yes. working for Yes. AI as well. Right. Now, I want to come to Mr. J. Bemi Abund Pareen. Sir, your vision regarding the VGL platform. Our vision is actually to empower businesses to, confidently embrace the future with enhanced security and compliance capabilities. Ideally, compliance has always been some sort of audits manually being done. We have auditors going on site to check stuff. और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। जी हाँ, जीते जी इंसान वजूद की लड़ाई लड़ता है, ये सब जानते हैं। लेकिन अलवर में एक परिवार नगर निगम के चक्कर महज इसीलिए काट रहा है क्योंकि वो मृतक सदस्य की मृत्यु का सबूत नहीं दे पा रहा है। परिवार ऐसा नहीं कर पा रहा है तो जाहिर है नगर निगम भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर रहा है। परेशान होता है, मतलब कोई सुनाई नहीं है, इसका सत्यापन नहीं है। 5 दिनों से चक्कर काट रहा है और राकेश शर्मा जी कह रहा है कि फर्जी मौत है ये, तो जांच के बाद जारी कर दिया जाए। जिंदगी का अंत मतलब मौत, लेकिन अलवर नगर निगम अगर सत्यापन ना हो तो मौत को भी फर्जी मौत बता सकता है। दरअसल नगर निगम के रजिस्ट्रार राकेश शर्मा पर वार्ड 13 के पार्षद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा पार्षद घनश्याम सोनी के इस बयान को सुनिए। वार्ड नंबर 13 का मामला है और असंख्य में इस बच्चे राहुल के पिताजी अभी एक हुए 25 का तारीख को, और 25 से 26 और 27 को किया करने के बाद वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं था। और राकेश शर्मा को खूब अच्छी तरह पता है कि 30 की शमशान घाट में कोई कर्मचारी नहीं है, और फिर भी इनसे ये बच्चा पिछले 5 दिनों से चक्कर काट रहा है और राकेश शर्मा जी कह रहा है कि फर्जी मौत है ये। सुना आपने, 25 अप्रैल को वार्ड 13 के रहने वाले प्रहलाद की गंभीर बीमारी के बाद मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहा है। राकेश शर्मा का साफ कहना है कि उनके पास जब तक उनकी मौत के सबूत नहीं होंगे वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाएंगे। मौत फर्जी नहीं है, अच्छा, इसका सत्यापन नहीं है। या तो हमारा कोई कर्मचारी शमशान घाट पे होता तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम जारी करते हैं, या हमारे संबंधित वार्ड जमादार या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में जारी करते हैं, तो जांच के बाद जारी कर दिया जाएगा। नियम के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र या तो शमशान घाट में मौजूद कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी होता है या फिर वार्ड जमादार और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर जारी किया जाता है। लेकिन प्रहलाद के अंतिम संस्कार के वक्त नगर निगम का कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था।
डेट अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से परेशान होकर ढूंढ रहा हूँ, मतलब कोई सुनाई नहीं है। वार्ड 13 में रहने वाले प्रहलाद की मृत्यु को कई दिन बीत चुके हैं। परिवार के लोग प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने लापरवाही ड्यूटी करने में की, लेकिन खामियाजा पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा है, जो पिछले कई दिन से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। लुटेरी दुल्हन से सावधान। जी हां, अलवर के शिवाजी पार्क थाने में एक लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग के लोगों के खिलाफ शादी करने के बाद नकदी और जेवरात लेकर दुल्हन के फरार होने का मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। दुल्हन शादी के बाद पिहर गई, उसके बाद वापस लौटने से इनकार कर दिया। देखिए रिपोर्ट। दुल्हन से सावधान, नकदी जेवर लेकर दुल्हन फरार, देखता रह गया परिवार। शादी का लिबास पहने खड़ी ये महिला लुटेरी दुल्हन भी हो सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हुआ ऐसा ही है। महिला शादी के बाद रीति रिवाज के साथ घर आई और फिर जो हुआ उसके बाद दूल्हा समेत पूरा परिवार देखता रह गया। 5 लाख रुपए तो हमने जो है शादी में किया और जेवर हमारा करीबन 10 लाख के आसपास हमारा जेवर। करीब कितना खर्चा? करीबन 15 के आसपास खर्चा हुआ। दुल्हन शादी के बाद अपने पीहर गई और फिर वापस लौटने से इनकार कर दिया। यही नहीं, दुल्हन के परिवारजनों ने ये तक कह दिया कि वे इस तरह शादी करने के बाद नकदी और जेवरात हड़प लेते हैं, इसके बाद लड़की को नहीं भेजते। उन्होंने शादी एक नाटक की तरह की। इसके बाद जब पीड़ित ने दोबारा साथ चलने के लिए कहा तो उसे झूठे केस में फंसवाने की धमकी दे दी। शादी वगैरह हुई थी इसकी तो 2022 में, और जो जिनसे शादी हुई थी वो 2022 में और यहाँ चली गई थी, यूपी की रहने वाली है। तो अब इनका ये कहना है कि वो हमारे जेवर वगैरह लेके चली गई। तो 2022 में चली गई और मुकदमा दर्ज करवाया है 1.5 साल बाद में लगभग। तो हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने दुल्हन के न आने और झूठे केस में फंसवाने की धमकी की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित के पिता ने बताया कि उनके बेटे कुलदीप का रिश्ता आगरा से हुआ और दुल्हन पक्ष अपनी स्थिति नाजुक बताते हुए शादी के खर्च के लिए 3 लाख रुपए पहले ही ले लिए। तो बस करीबन 10-15 दिन बाद लड़का गया था यहाँ से लेने के लिए। तो लड़के को वहाँ से तो हम तो इसी तरह से नुमाइशी शादी करके और ये सामान हड़पते हैं, यही हमारा कार्य है। और उस गांव में इसी तरह के कई मतलब जो है केस इस तरह के हैं जो कि शादी कर देते हैं और बाद में जब जो है विदा करा के लाते हैं तो वो जेवर वगैरह सब रख लेते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने शादी रीति रिवाज से की और लोक लिहाज को ध्यान में रखते हुए दुल्हन पर सोने चांदी के जेवर भी चढ़ाए और फर्नीचर का सामान भी खुद किया। इसके बावजूद दुल्हन तमाम जेवर और नकदी लेकर फरार हो गयी। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और टोंक के डिग्गी थाना इलाके में अवैध तरीके से शराब ठेका खुलने की आशंका के बाद निजी कॉलेज की छात्राओं ने जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन किया। कॉलेज से 300 मीटर की दूरी पर खेत में रखे कंटेनर में शराब ठेका खुलने की आशंका के बाद छात्राएं सड़क पर उतरी। छात्राओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही डिग्गी थाना अधिकारी कप्तान सिंह मौके पर पहुंचे और छात्राओं से समझाइश कर अवैध तरीके से शराब ठेका नहीं खुलने को लेकर आश्वस्त भी किया। 2024 सीजन 2.0 आपकी सपनों को देगा ऊंची उड़ान। ई कॉमर्स दे रहा है नई पहचान। सोशल मीडिया पर व्यापार का कैसे विस्तार करें ये आपको बताएंगे ई कॉमर्स समिट 2024 सीजन 2.0 में। क्योंकि स्कूल्स में जो एक ट्रेडिशनल मेथड है वो एक चैलेंजिंग मेथड नहीं रहा, उससे हटके, क्योंकि सभी लोग एक ही तैयारी कर रहे हैं कि हमें मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाना है, उसके हटके जो कुछ काम किया जाए स्कूल्स में, क्योंकि वी आर ट्रेन द चिल्ड्रन फॉर द बेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। यदि हम बात करें सिटीजनशिप की तो हमें वो बच्चे चाहिए, वो देश के नागरिक चाहिए जो देश की हर चुनौती का सामना कर सके।
जिसके लिए फिजिकल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, उसका टैलेंट भी बहुत ज़रूरी है, एकेडमिक बहुत ज़रूरी है। इन सब को एक साथ लेके चलने वाला स्कूल हम लोगों ने बनाया है और इसी पर्पज से, इसी ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव से हम लोग काम करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे टीचर्स फैकल्टी की प्लस हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी की जी, और उसकी पेडागोजी, हाउ वी आर टीचिंग इन द क्लासरूम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके पास फैकल्टी जिसका बिहेवियर अच्छा है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जिसकी डिलीवरी बहुत शानदार है, जिसकी मेथोडोलॉजी बहुत शानदार है, और वो बच्चे तैयार करती हैं जो फ्यूचर के चैलेंजेस को, टास्क को, इंडिया के जो चैलेंजेस है उनको सामना करेंगी, ऐसी जनरेशन हम लोग पैदा करते हैं। और इसी बात पे फोकस करके हम जो हमारा एजुकेशन हब है, गुडा एजुकेशन हब है, वो सारे हमारे 5 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं। और हम सब प्रिंसिपल्स और हमारे जितने एकेडमियंस हैं और हम लोग और लोगों से बात करके जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और हमारा कैरिकुलम डिसाइड करते हैं और उस कैरिकुलम को किस प्रभावी रूप से पढ़ाया जाए क्लास में, दैट इज पेडागोजी, उसको हम इफेक्टिवली पढ़ाते हैं, जिससे कि जो बच्चे वहां से निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं वो देश के वो शानदार सिटीजन्स बने। जिसके खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के धाराशिव में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को फर्जी खबरें बनाने वाली फैक्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करके कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। सुनिए आप भी। ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। तो वही राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट डाला। पोस्ट में अलवर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का वीडियो डाला गया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये राहुल गांधी के बेहद करीबी कांग्रेस के अलवर जिलाध्यक्ष जी हैं, जो कह रहे हैं कि अगर मुझे अवसर मिल जाए तो सबसे पहले जातीय आरक्षण को खत्म करूंगा। देखिए वीडियो। मुझसे पत्रकार साथियों ने पूछा था, ऑडियंस में काफी दिग्गज बंधु जो मौजूद थे, मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि अगर आपको राजनीति में कोई विधायक बनने का मौका मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मैंने भरे मंच पर 500 आदमियों के सामने, सारे पत्रकारों से, सारे नेताओं के सामने बात कही थी कि अगर मुझे मौका मिल गया गलती से तो सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो ये होगा कि मैं जातीय आरक्षण का विरोध करूंगा और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करूंगा। तो वहीं बूंदी में लगातार हो रही साइबर क्राइम की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में जिले के देवरिया के रहने वाले युवक के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर 2 खातों से 2 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया। युवक लिपिक पद पर कार्यरत है। उसने बताया कि युवक के दोनों खातों से 24 बार ट्रांजैक्शन किए गए। उसमें साउथ बिहार पावर लिमिटेड और कुछ मोबाइल रिचार्ज भी शामिल हैं। सभी ट्रांजैक्शन 25 से 27 अप्रैल के बीच के हैं। पीड़ित ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ ही बैंक में भी शिकायत कर राशि वापस दिलाने की मांग की। वो चुनाव में केसवा अपार्टमेंट में ड्यूटी थी, तो वहाँ पे क्या सर मेरे तो कार्य में व्यस्त था सर, तो मेरे को पता भी नहीं चला। 25 को भी मेरे ट्रांजेक्शन हुए, 26 को भी और 27 को भी हुए। फिर 27 को मैंने दे जाकर कुछ बच्चे के लिए कुछ लिया था खाने पीने का, तो वहाँ देखा तो फ़ोन पे के अंदर 23 ट्रांजेक्शन हो रहे थे। तो मैंने ऑनलाइन शिकायत की, उस पर दोनों कार्ड ब्लॉक किया है और उसके बाद में साइबर में रिपोर्ट दर्ज कर। देवरिया गांव के आनंद राम जी उपस्थित आए, जिन्होंने बताया कि उनके साथ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्रॉड हुआ है, जिसमें SBI क्रेडिट कार्ड से 1,88,000 रुपये एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड से 12,000 रुपये की परचेजिंग किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा करके इनके साथ फ्रॉड किया गया है।
खबर बीकानेर से, जहां पर अवैध रॉयल्टी वसूली और गुंडागर्दी को रोकने की मांग को लेकर ट्रक मालिक ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ट्रक मालिकों का आरोप है कि रॉयल्टी ठेकेदारों द्वारा अवैध रॉयल्टी की वसूली की जा रही है और ट्रक चालकों के विरोध करने पर मारपीट की जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ट्रक मालिकों ने आरोप लगाया कि खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की भी मांग की। मांग अवैध रॉयल्टी के खिलाफ और माइनिंग विभाग के खिलाफ है। हमने यहाँ 4 दिन पहले कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को देखकर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे भाई के साथ मारपीट की, 6 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, इनके सर पर चोट पहुंचाई है। जब हम जामसर थाने मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो उल्टा हमारे पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से ये मांग करता हूं कि इन ट्रक मालिकों के साथ, ड्राइवरों के साथ और किसान के बेटे को इनकी